हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। हम बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स में डिटेक्टर्स और एक्सीलरेटर्स को पढ़ रहे थे। ये न्यूक्लियर फिजिक्स की लास्ट यूनिट है। डिटेक्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एक्सीलरेटर्स सिर्फ 2 रह गए और उसके बाद आई थिंक मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक और लेक्चर रहेगा। उसके बाद हमारे डिटेक्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम न्यूक्लियर फिजिक्स की नेक्स्ट यूनिट पे चलेंगे और स्टार्टिंग से न्यूक्लियर फिजिक्स को शुरू करेंगे अपने। तो अभी अपने फिर नया एक्सीलरेटर शुरू करते हैं। बीटाट्रॉन वहाँ तक कंप्लीट हो गया था। कई बार बीटाट्रॉन कंडीशंस तक आ सकता है और अगर कंडीशन तक ना पूछा जाए, आपसे फुल लेंथी क्वेश्चन में है तो आपको बीटाट्रॉन कंप्लीट करना है, और अगर सिर्फ बीटाट्रॉन कंडीशन पूछे तो वो फाई वाला फॉर्मूला प्रूफ करना है, ई नोट बी आर स्क्वायर वो वाला, ठीक है, जो भी फॉर्मूला। तो अभी अपने नया एक्सीलरेटर शुरू करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रोसिंक्रोट्रॉन भी एक एक्सीलरेटेड डिवाइस है। अब देखो ये कैसे वर्क करती है इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। देखो नाम से क्लियर है। जब हम साइक्लोट्रॉन पढ़ रहे थे, फिर हमने जस्ट साइक्लोट्रॉन के बाद एक नई डिवाइस पढ़ी जिसका नाम था सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन, है ना, यानी कि वो साइक्लोट्रॉन का एक अपडेटेड वर्जन ही था। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बीटाट्रॉन पढ़ के आए हम लास्ट लेक्चर में। अब बीटाट्रॉन का अपडेटेड वर्जन आएगा इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। बीटाट्रॉन भी कैसी डिवाइस थी, बीटा पार्टिकल्स को एक्सीलरेट करे या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करे। बीटा पार्टिकल्स कौन से होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फास्टली मोशन शो कर देते हैं, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बीटा पार्टिकल्स बोला जाता है। क्योंकि बीटाट्रॉन में हमें बीटा पार्टिकल्स मिलते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इतना फास्ट या हाई वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पे एक्सटेंड किया जाता है, उनको एक्सीलरेट किया जाता है, इसीलिए उसका नाम बीटाट्रॉन रखा गया या इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर रखा गया। अब बीटाट्रॉन के बीच में कुछ ना कुछ तो कमी आएगी, लेकिन बीटाट्रॉन ने एक चीज तो क्लियर की थी कि बाकी जो दो थे साइक्लोट्रॉन और सिंक्रोट्रॉन में, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि हम सिर्फ हैवी आयंस को एक्सीलरेट कर पा रहे थे। लेकिन जब अपने कल बीटाट्रॉन की कंडीशन देखी है तो वहां पे अपने एक एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट की थी और उस एनर्जी की वैल्यू में मास पे कोई डिपेंडेंस ही नहीं रही थी। उसकी वैल्यू क्या आई थी, ई सी आर बी, सॉरी स्मॉल आर ले रहे थे हम, है ना। तो ये वैल्यू आ रही थी उस कंडीशन में, यानी कि एनर्जी जितनी हम दे रहे हैं या जितनी इलेक्ट्रॉन बीम्स को मिल रही है उसके अंदर मास का कोई रोल ही नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को बीटाट्रॉन में लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड एनर्जी पे हम इसको एक्सीलरेट कर सकते थे। लेकिन अब बीटाट्रॉन की क्या कमी आई कि हमें एक नई डिवाइस की जरूरत पड़ी जिसका नाम इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन रहा। तो वो ये थी कि बीटाट्रॉन के अंदर आपको याद होगा मैंने कैसी मैग्नेट्स यूज की थी, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो थी वो कैसी थी, पहले एक मैग्नेटिक सब्सटेंस था, फिर उसके ऊपर कॉइल लपेटी, फिर उस कॉइल को फर्दर एसी सोर्स से कनेक्ट किया। तो मतलब जो साइज ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बड़ा हो गया थोड़ा सा। तो बीटाट्रॉन की यही कमी थी कि बीटाट्रॉन में मैग्नेट्स का साइज बहुत बड़ा लिया जाता है। तो इतनी बड़ी साइज होने के कारण डिवाइस बहुत बड़ी हो जाती है। तो इतनी बड़ी डिवाइस के अंदर ऐसे काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मींस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सीलरेट करवाना थोड़ा टफ काम है। इसीलिए नई उसकी एडवांस जो फॉर्म लेके आए, आप ये समझ सकते हो, और उसका नाम रहा इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन। यानी कि उसके अंदर एक चीज सेट की गई कि मैग्नेट्स का जो साइज है उसको थोड़ा प्रिसाइज करने की ट्राई की। प्रिसाइज मतलब छोटा करने की ट्राई की, ठीक है, मैग्नेट के साइज को कम करना है। तो यानी कि सिंक्रोट्रॉन में तो हमने क्या किया था, बीटाट्रॉन में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन मैग्नेट्स लिए उसको फर्दर एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसके साइज को कम करने के लिए हम मैग्नेट्स को लेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाली, लेकिन इस बार मैग्नेट का जो साइज होगा वो क्या आ जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा या थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। स्मॉल साइज लेंगे और उसकी शेप भी कुछ डिफरेंट हो जाएगी, शेप और साइज दोनों को थोड़ा छोटा लिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में बीटाट्रॉन की जो कमी थी कि इतना बड़ा साइज हो जाए किसी डिवाइस का तो उसको यूज करना टफ है, इसीलिए साइज को कम करने की ट्राई की गई और साथ में एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स लगा दिया गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर सोर्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा दिया गया। जिससे क्या किया गया, काम तो वही है बीटाट्रॉन के अंदर जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करते थे वही करते थे, लेकिन अब दो चीजें चेंज की गई। इलेक्ट्रोमैग्नेट के साइज को प्रिसाइज
लिए कि जो बीटाट्रॉन में बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ली थी उसके साइज को कम करने के लिए दो तीन चीजों में चेंजेस किए गए कि मैग्नेट तो अभी हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाली लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम भी यही था हमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देना, लेकिन अब चेंज क्या किया गया, इस बार उसके साइज को और शेप को बदल दिया गया कि साइज थोड़ा छोटा लिया गया और शेप भी एक पर्टिकुलर शेप ली गई ताकि उस शेप के अंदर सर्किट इजीली एडजस्ट कर सके, फिट हो सके और जो साइज की प्रॉब्लम थी बीटाट्रॉन वाली वो खत्म हो जाए। तो बीटाट्रॉन में यही प्रॉब्लम थी कि उसका साइज बहुत बड़ा आ जाता क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत ज्यादा बड़े साइज की थी। और दूसरा रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा दिया गया, कैसे काम करेंगे अभी देखते हैं। तो अपने इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन को पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन भी एक ऐसी डिवाइस ही है, नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सिलरेट करेगा, लेकिन बीटाट्रॉन का थोड़ा अपडेटेड फॉर्म है कि बीटाट्रॉन में कमियां थी, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज कर रहे थे हम, उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का साइज बहुत बड़ा था, तो इतने बड़े साइज वाले इलेक्ट्रॉन मैग्नेट्स के कारण डिवाइस का साइज बहुत बड़ा हो रहा था, यानी बीटाट्रॉन का साइज बहुत बड़ा हो रहा था। तो बीटाट्रॉन के उस साइज वाली प्रॉब्लम को कम करने के लिए हमने क्या किया, दो तीन चीजें चेंज की गई। एक तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाली मैग्नेट ली इस बार भी, जैसे यहाँ पे हमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ही ली, लेकिन उन इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या चेंजेस किया, उनका साइज स्मॉल रखा गया, प्लस उनकी शेप को थोड़ा डिफरेंटली बनाया गया ताकि सर्किट एडजस्ट हो सके, यानी कि उसका थोड़ा सा स्पेस वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाए कि बीटाट्रॉन में बहुत ज्यादा स्पेस ले रहा था पूरा एक्सिलरेटिंग डिवाइस, इस बार थोड़ा कम लेगा और रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स लगाएगा। तो कैसे होता है अपने देखते हैं, ठीक है। बीटाट्रॉन के अंदर क्या होता है, सी शेप्ड मैग्नेट ली जाती है। अब सी शेप्ड मैग्नेट लेने का एक ही काम था कि जो साइज था उसको प्रिसाइज किया जा सके, किसके, मैग्नेट के साइज को कम किया जा सके या इलेक्ट्रोमैग्नेट को काम को कम किया जा सके, लेकिन हमारा काम वही है, इस बार भी हमें वही करना है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सिलरेट करना, क्योंकि नाम से क्लियर है। और सिंक्रो का मतलब है बीटाट्रॉन की जो कमियां थी उसको दूर करते हुए नया ट्रॉनिक डिवाइस बनानी, नई एक्सिलरेटिक डिवाइस बनानी, ठीक है। तो दो सी शेप्ड क्या होते हैं, इसके अंदर मैग्नेट होते हैं। अब सी शेप्ड मैग्नेट के अंदर ही वो डोनट रखी जाती है, ठीक है। उस डोनट के अंदर क्या होता है, एक दो कैविटीज ली जाती है, रेजोनेंट कैविटीज, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, प्लस वहां पे कुछ फ्लक्स की रोड्स रखी जाती है। अब इनका क्या काम है, देखो हमें पता है सी शेप्ड जो हमारी मैग्नेट्स हैं, सी शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका हमारे पास एक ही काम है कि हमें क्या देना है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में जहां पे भी लिखूं आपको ये बात तो क्लियर होगी कि एक मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा या एक मैग्नेट होगी जिसके ऊपर हम कॉइल लपेट देंगे, उसको फर्दर एसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, तो कॉइल में से अल्टरनेटिव करंट मिलेगा, अल्टरनेटिव करंट पास आउट होगा, तो उस अल्टरनेटिव करंट पास आउट होने के कारण कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रही है उनकी वैल्यूज लगातार चेंज होगी। तो यहाँ पे क्या किया, सी शेप्ड कॉइल्स ले ली गई, उसके अंदर पूरी उस डोनट को या डेफिनेट शेप को रख दिया गया, जैसा कि बीटाट्रॉन में था। ये डोनट को मैंने सर्कुलर शो कर दिया, डोनट होती वैसी ही है जैसी आपको दिखाई गई है पिछले लास्ट लेक्चर से, ठीक है। ये एक तरीके का उसका ओवरव्यू है, एक मैनर दिखाया कि किस तरीके से इस पूरे के पूरे सर्किट को सेट किया जाता है। तो दो सी शेप्ड मैग्नेट्स के बीच में डेफिनेट को रख दिया जाता है या डोनट को रख दिया जाता है, डोनट के अंदर दो रेजोनेंट कैविटीज लगाई जाती है, इनका क्या काम है हम करेंगे, और इनको बोला जाता है फ्लक्स रोड्स। फ्लक्स रोड को हिंदी में बोला जाता है फ्लक्स की छड़ें। तो देखो फ्लक्स रोड्स का काम क्या होता है, आप इसको सिंपली समझ सकते हो। मुझे पता है कि ये जो सी शेप्ड मैग्नेट है, ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाएंगे मैंने, सी शेप्ड, काम यही है कि हमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही देंगे ये भी, लेकिन अब इसका काम क्या खास पड़ गया, हमें फ्लक्स रोड्स की जरूरत क्यों पड़ी। देखो सिंक्रोट्रॉन के वर्क करने का, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन के काम करने का एक स्पेशली मेथड, अपने तरीके से ये डिवाइसेस काम करती हैं, हर किसी का मेथड सेम नहीं है, पर हाँ जो मैग्नेटिक फील्ड और एसी सोर्स या जो भी हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स या रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा रहे हैं उन सब का काम सेम ही रहता है हर एक सर्किट के अंदर। लेकिन अब देखो यहाँ पे फ्लक्स रोड का काम क्या है, फ्लक्स को या तो ये एब्जॉर्ब कर लेंगी या फिर एमिट कर सकती है फ्लक्स को। कैसे, अगर देखो एमिट कैसे करेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाया है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रहे हैं सी शेप्ड मैग्नेट्स को यूज करके, वो क्या करेगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड देगा, लेकिन उसकी वैल्यू कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी बदलती रहेगी। अब फ्लक्स रोड का काम क्या होगा या फ्लक्स छड़ों का काम क्या होगा, जब हमें डिवाइस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को या तो जीरो करना है
या फिर उसको एक्सट्रीम वैल्यू तक बढ़ाना है, तब हमारी काम करेंगे ये फ्लक्स रोड्स। इसका यूज मेनली इस पूरे के पूरे डिवाइस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब करने में किया जाता है। फ्लक्स रोड का काम क्या है, ये मतलब आपको एक ऐसे बोल सकते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप या तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, मींस या तो उसको मैक्सिमम वैल्यू तक ले जा सकते हो या उसको एकदम जीरो कर सकते हो। तो फ्लक्स रोड किस तरीके से काम करेगी हम वो भी करेंगे। ये जो रेजोनेंस लगाए हैं, दो कैविटीज लगाई हैं, ओ गॉड, ये जो दो कैविटीज लगाई हैं इसका भी एक स्पेशल काम है इस रेजोनेंट कैविटी का। तो कैविटी क्या है, इस कैविटी के अंदर जितनी बार इलेक्ट्रॉन बीम एंटर करेगा उतनी बार वो एक्सिलरेट होगा। कैविटी का काम इतना ही है, जैसे डीज का काम था। डीज के अंदर जितनी बार इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल्स थे साइक्लोट्रॉन में जो डीज ली थी, तो उस डीज के अंदर जितनी बार भी चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे थे उतनी बार वो एक्सिलरेट हो रहे थे और उतनी बार वो एक सर्कुलर पाथ जो था उसकी रेडियस बढ़ती जा रही थी, है ना। तो सेम यहाँ पे जितनी बार भी चार्ज पार्टिकल या हमारा इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन है, तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन जितनी बार भी इलेक्ट्रॉन इस रेजोनेंट कैविटी के अंदर एंटर करेगा उतनी बार इस रेजोनेंट कैविटी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेशन मिलेगा, जो कि सिंक्रोट्रॉन का काम है, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन का। इसका अगर बुक में डायग्राम देखें तो इस तरीके से भी बना था, आप दोनों में से कोई भी बना लेना कि यहाँ पे दो डोनट्स दिखाई जाती है जिसको डोनट खंड लिखे गए हैं और ये फ्लक्स रोड्स दिखाई गई हैं। ये शो करने का तरीका है, तो किसी भी तरीके से आप शो कर सकते हो इन दो को। ये जिसके अंदर मैंने डॉट लगाया इनको बोलते हैं डोनट खंड, यानी कि जैसे कैविटीज को दिखाया है। और ये वाली दो फ्लक्स रोड है और ये सी शेप्ड मैग्नेट है। ये भी आप पिक्चर दिखा सकते हो, ये भी दिखा सकते हो, दोनों सही है। अब जो रियल में डोनट होती है इस इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन में अपने वो देखते हैं, तो आपको ये चीज तो समझ आई होगी कि इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन और बीटाट्रॉन में फर्क क्या आया। फर्क ये था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मैग्नेट्स थी और उनका साइज बहुत बड़ा था, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मैग्नेट्स ही यूज किए हैं बट उनके अंदर कुछ चेंजेस करके। वो चेंजेस क्या थे, कैसे थे, उसके साइज को स्मॉल कर सकते हैं या फिर उसकी शेप डिफरेंट ले सकते हैं, प्लस उसके अंदर रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स यूज किया। अब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स का काम क्या है, हम इसकी वर्किंग में देखते हैं उसका काम क्या है, ठीक है। और ये आपका अगर उसको देखा जाए कि किस तरीके से वो डोनट सी शेप्ड मैग्नेट के अंदर होती है, तो ये सी शेप्ड मैग्नेट ये डोनट के अंदर दो रेजोनेंट कैविटीज रखी होती है, ये फ्लक्स रोड्स रखी होती है, जिनका काम इतना ही होता है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड सर्किट के अंदर प्रोवाइड करवाना है तो वो करवा सकती है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड को एकदम से जीरो करना है तो जीरो करने का काम भी फ्लक्स रोड करेंगी, उसको एक्सट्रीम वैल्यू तक बढ़ाने का काम भी फ्लक्स रोड करेंगी। तो फ्लक्स रोड का काम एक ही है, मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यूज को चेंज करना। फ्लक्स रोड का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बदलना। अगर हमें उसकी वैल्यू को बढ़ाना है तो बढ़ाना, और अगर उसकी वैल्यू को घटाना है तो उसको बिल्कुल जीरो भी कर सकती है। फ्लक्स रोड कैसे काम करती है तो अपने देखते हैं। अब इसकी क्या करते हैं, अपने डायग्राम बनाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये हुई हमारी डोनट, या हम डोनट का साइज थोड़ा बड़ा लेते हैं, शायद इतनी बड़ी, चलो कोई ना। ये हमारी डोनट जो होती है वो सर्कुलर होती है, मेरी पता नहीं कैसे ओवल शेप बनती है, तो आप कॉपी में बनाओगे तो वो डोनट सर्कुलर बनेगी, ठीक है। बुक में भी सर्कुलर होती है। तो ये डोनट शेप होगी हमारी। हमें पता है एक तरफ से इलेक्ट्रॉन गन लगाते हैं, एक तरफ से क्या लगाते हैं, वैक्यूम पंप लगाते हैं। वैक्यूम पंप का काम क्या है, इस पूरी डिवाइस के अंदर क्या करना, इस पूरी की पूरी एक्सीलरेटिंग डिवाइस के अंदर क्या करना, वैक्यूम क्रिएट करना। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है, इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस इलेक्ट्रॉन बीम को प्रोवाइड करवाना। इंजेक्शन को हिंदी में, प्योर हिंदी में बोला जाता है अतिशिप्ति, इलेक्ट्रॉन की अतिशिप्ति करवाना। आप अतिशिप्ति से बजाय इंजेक्शन या एंट्री दिलवाना याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक साइड से लगी होती है इलेक्ट्रॉन गन और एक साइड से हमारे पास लगा होता है वैक्यूम पंप, और यहाँ पे क्या रखी होती है, वो सी शेप्ड मैग्नेट। जब आप डोनट की शेप दिखाते हो ना तब आपको ये सी शेप्ड मैग्नेट्स नहीं दिखानी होती, ठीक है। लेकिन जब आप उसका पिक्चोरियल मतलब आप उसका व्यू दिखाते हो कि वो किस तरीके से मैनेज करते हैं पूरे सर्किट के अंदर मैग्नेट्स को और सब चीज़ों को, तो उसके लिए आप ऐसे दिखाते हो। देखो मैग्नेटिक फील्ड अब भी वैसा ही रहेगा, V इज परपेंडिकुलर टू B। हर एक एक्सिलरेटिंग डिवाइस में वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ही रहेगी, चाहे कोई भी हो। मैंने जितने भी आपको एक्सिलरेटिंग डिवाइसेस करवाई है, मैंने कोई भी ऐसी एक्सिलरेटिंग डिवाइस नहीं करवाई जिसके अंदर आप V इज नॉट परपेंडिकुलर टू B रहे, ठीक है। तो ये डोनट होगी। अब डोनट के अंदर क्या होता है,
दो मैंने क्या लगाई, कैविटीज लगानी है ना, और मैंने क्या लगाया था, फ्लक्स रोड्स लगाई थी। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लगाते हैं, कैविटीज लगाते हैं, सॉरी कैविटीज नहीं, फ्लक्स रोड्स। अगर हम इसके साइज को थोड़ा बड़ा कर लेना तो ये ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अब इसके अंदर चीजें बहुत ज्यादा शो करनी है, तो उसके साइज को थोड़ा सा बड़ा ही करते हैं, ठीक है। ये कैविटी है, जैसा भी अब साइज मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, सेंटर में मैंने क्या रखी है, फ्लक्स रोड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाई है। कहाँ पे, जब इसको ओवरव्यू दिखाया या एक सेटअप दिखाया कि इस तरीके से पूरी की पूरी सर्किट के अंदर ये सारी चीजें इस तरीके से सेट रहती हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या दिखाई, दो रेजोनेंट कैविटीज, तो ये बनी कैविटीज। ये ना कर्व्ड कैविटीज हैं, ठीक है, कि दोनों एक दूसरे के आगे पीछे लगाई हुई, जैसे उस डायग्राम के अंदर मैंने आपको दिखाया है। अब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गन की बुक में पोजीशन चेंज दिखाई हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इलेक्ट्रॉन गन को इस साइड भी लिख सकते हो, इस साइड भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। इस साइड रखोगे तो सर्कुलर मोशन इस तरीके से दिखानी पड़ेगी, और अगर इस साइड रखोगे तो सर्कुलर मोशन इस तरीके से दिखानी पड़ेगी, मीन्स वो कैविटी के अंदर एंट्री दिखानी है उसकी, ठीक है हमें। तो यहाँ पे देखो, अब इलेक्ट्रॉन बीम क्या करेगा, जैसे मेरा यहाँ पे है, अपने बुक के हिसाब से चले तो मैं यहाँ पे वैक्यूम पंप भी लिख देती हूँ, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन गन लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप किस जगह पे क्या दिखा रहे हो, बस फर्क इतना पड़ेगा कि आपको ऐसा शो करते टाइम आपको इतना चीज का ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को आप कैविटी के अंदर दिखानी है, ठीक है। तो ये मेरे पास दो रेजोनेंट कैविटी, ये डोनट शेप जिसके अंदर पंप सॉरी वैक्यूम पंप्स की हेल्प से वैक्यूम क्रिएट किया गया है, और ये फ्लक्स रोड्स। आपको वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब पता है कैसे क्रिएट करते हैं, चलो आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन गन का एक ही काम है, इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना, यानी कि इलेक्ट्रॉन गन की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, फिलामेंट लगा होता है, फिलामेंट के आगे ग्रिड्स लगी होती हैं, ग्रिड्स का काम इतना होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करे कि वो उस एनोड की तरफ एक्सिलरेट करे, फिर आगे इस तरीके से ट्यूब्स लगी होती हैं, जो एनोड्स ट्यूब होती हैं, डिफरेंट पोलैरिटी पे बैटरी के टर्मिनल्स पे कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर ये दोनों बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है तो इनके बीच वाली नेगेटिव टर्मिनल से फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरीके से चलता रहता है। फिलामेंट ऐसा लेते हैं जिसका वर्क फंक्शन कम हो। वर्क फंक्शन को आप अच्छे से समझते हो मेरे हिसाब से, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वर्क फंक्शन वैसे वो होता है कि किसी सरफेस को अगर हम एनर्जी दें, किसी मेटालिक प्लेट को एनर्जी देने के बाद उसका वर्क फंक्शन कम होने का मतलब सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है वो कम एनर्जी यूज करके अपने पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके बाहर निकले और रिमेनिंग एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन जितनी एनर्जी को वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करने में यूज करते हैं उतनी ही एनर्जी को उसका वर्क फंक्शन कहा जाता है ना। तो यहाँ पे फिलामेंट से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम निकलेंगे। जैसे उसको गर्म किया जाएगा, थर्मल एनर्जी देंगे, तो फिलामेंट का काम भी यही होता है, हीट मिलने पर उनके अंदर से इलेक्ट्रॉन बीम निकले, फिर वो एनोड्स के अंदर जाएंगे और एक्सिलरेट होके या नैरो बीम के अंदर कन्वर्ट होके अपने को मिलेंगे। ये सारे प्रोसेस के बाद वो नैरो बीम वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके अंदर एंटर करेंगे और काम क्या है, इस चैम्बर के अंदर सर्कुलर मोशन करना, ठीक है। तो फिर जब मैक्सिमम उसकी एनर्जी हो जाए तो उसको क्या करते हैं, टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करवा दिया जाता है। तो ये इसका काम। अब देखो, अब फ्लक्स रोड्स और ये मैग्नेटिक फील्ड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स काम कैसे करते हैं। देखो इसके अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को भी सी की वेलोसिटी तक ही लेके जाना होता है, लाइट की वेलोसिटी तक। लेकिन अब ये काम कैसे करते हैं, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम से इंजेक्शन करवाया जाता है तो अपने को पता है यहाँ पे लगा हुआ मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का काम दो ही है, एक तो एक्सिलरेशन देना। एक्सिलरेशन किसके कारण मिलेगा, ईएमएफ के कारण। कौन सी ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण, ठीक है। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैं एमएज ही लिख रही हूँ। और दूसरा काम तो ये हमेशा से करता आ रहा है, लोरेंज फोर्स, जो क्या करता है, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम एंटर किया, मुझे पता है दो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाई है, इस तरीके से लगाया कि V इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू B रहे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगाने से क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बीम मिला इस डोनट शेप के अंदर, इस वैक्यूम क्रिएटेड डोनट शेप के अंदर, वो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। फिर अब मुझे पता है लोरेंज फोर्स काम कर रहा है, साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेट की वैल्यू भी बदलती जा रही है, सॉरी मैग्नेटिक
फ्लक्स की वैल्यू, तो जिसके कारण उन्हें एक्सीलरेशन मिलेगा। तो हर बार सर्कुलर पाथ में घूम के आने के बाद उनकी एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ी। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, उस केस में क्या किया जाता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, इस मैग्नेटिक फील्ड की सप्लाई को बंद कर दिया जाता है। वो बंद कैसे करना है, फ्लक्स रोड्स काम करती है। फ्लक्स रोड क्या करेंगे, जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे डोनट के अंदर आया उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। फ्लक्स रोड का काम क्या है, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेना। तो जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेगा, अब मुझे पता है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के कारण जितना मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स मिला था वो सब क्या हो गया, जीरो हो गया। अब उस केस के बाद हमारा जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर हमने लगाया, RFO लिख देती हूँ, तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को किससे कनेक्ट करते हैं, इन दोनों रेजोनेंस कैविटीज से कनेक्ट करते हैं। तो अब कौन काम करता है, हमारा अब काम करना शुरू करेगा ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स क्या करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट से मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0 यानी कि 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, तो फ्लक्स रोड का काम क्या है, वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को सर्किट के अंदर एकदम से 0 कर देगी डिवाइस के अंदर। अब जैसे ही डिवाइस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, रेजोनेंट कैविटीज को किससे कनेक्ट किया गया, इस रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से। क्योंकि मैंने क्या बताया था, मैं यहाँ पे 2 चीजें यूज करूंगी, ये एक तो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर और दूसरा डिफरेंट शेप्ड एंड स्मॉल साइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो अब मैग्नेट्स का काम हुआ कंप्लीट, तो अब रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स को यूज कर दिया। मुझे पता है रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स जो है, या ये एक तरीके से ऑसिलेटर जो है, ये इसी सोर्स का काम करता है, जैसे कि या फिर ऐसा सोर्स जो हमें क्या दे सके, इलेक्ट्रिक फील्ड दे सके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम इतना ही है कि वो वेलोसिटी को बढ़ाता है। कैसे करता है, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे मैंने एक्सीलरेटर्स शुरू करवाए हैं वहाँ पे मैंने आपको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, एग्जांपल लेके बकायदा कि 2 प्लेट्स, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो चार्ज इस तरीके से एक्सटेंड होगी, उसकी वेलोसिटी। फिर सोचा गया कि कुछ ऐसा हो जाए इसको घुमा के वापस इनिशियल पोजीशन पे लाके एक्सटेंड किया जा सके। तब ये कॉन्सेप्ट आया दिमाग में कि 2 चीजें काम करेंगी, यानी एक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, दूसरा हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो वो सब चीजें आप जानते हो, तो मैं आप बार बार नहीं बताऊंगी, वैसे आपको बता भी दिया मैंने। तो अब जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स यानी 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर जैसे इलेक्ट्रॉन बीम पहुंचा, तो क्या किया गया, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी ये जो फ्लक्स रोड्स है उसने सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लिया, एक तरीके से जिसको बोलते हैं सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को 0 कर दिया। और जैसे ही इस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू 0 होती है, तो रेजोनेंट कैविटीज को किससे जोड़ा गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स अब एक्टिव हो जाता है, उसको ऑन कर दिया जाता है, और सोर्स का काम उसकी वेलोसिटी को लगातार बढ़ाना है। तो वो भी सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा और इसको क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को हर बार बढ़ाएगा। तो जितनी बार इलेक्ट्रॉन जो है इस कैविटी के अंदर एंटर करेंगे, उतनी बार इनकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि कैविटी के अंदर, इन कैविटीज के अंदर उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इनकी पोलैरिटी को इस तरीके से चेंज किया जाता है। तो ये सब चीजें इतना मेरे हिसाब से अब डीप में बताने की जरूरत नहीं है। हम इतने सारे एक्सीलरेटर डिवाइसेस और पता नहीं कितने सारे लेक्चर्स भी कर चुके हैं इसके ऊपर। हमने हर बार देखा है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स अपनी पोलैरिटी को किस तरीके से चेंज करता है कि वो हमेशा सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन मेंटेन कर सके। अब इसके अंदर भी कैविटी के अंदर हमने कैविटीज को रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से कनेक्ट तो किया गया, लेकिन यहाँ पे भी यही देखा गया कि रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से कनेक्ट करने के बावजूद सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन में कोई वॉयलेशन ना आए। सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन में वॉयलेशन ना आने का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन जितनी बार भी वो कैविटी के अंदर एंटर करे, उतनी बार उसकी वेलोसिटी हर बार बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए, ठीक है। यानी कि हर बार उसको एक्सीलरेशन मिलना चाहिए, उसकी वैल्यू कभी भी घटनी नहीं चाहिए। मींस एक्सीलरेटर ही शो करना चाहिए, डी एक्सीलरेशन शो या रिटार्डेशन को शो ना करे। इस तरीके से रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स लगाया जाता है। तो जब इसकी वेलोसिटी v इज ऑलमोस्ट इक्वल टू c हो जाती है, उस केस में हमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स को क्या करते हैं, जैसे सर्किट के अंदर टारगेट होता है उसके ऊपर स्ट्राइक करवा दिया जाता है। तो जो हमारा काम होता है, पर्पस होता है किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में या किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बीम्स का यूज करना, तो वो हमारा काम पूरा हो चुका होता है यहाँ पे। तो अब देखो एक बार फिर से इसकी वर्किंग देख रहे थे, और इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि आज वो कंप्लीट नहीं होगी। तो देखो क्या किया इसके अंदर, रेडियो फ्रीक्वेंसी बीटाट्रॉन की जो कमी थी, बीटाट्रॉन के जो दोष बोल सकते हो आप,
या इनएफिशिएंसीज थी उसको कंप्लीट किया कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का साइज बहुत बड़ा था, तो इसको प्रिसाइज करने के लिए नई डिवाइस आई जिसका नाम इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन था। तो उसमें क्या किया गया, मैग्नेट की शेप को बदला गया, मैग्नेट की साइज को बदला गया और रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा दिया गया। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी उनको एनर्जी देगा, वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो जो शेप थी वो इस तरीके से चेंज की गई, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लेने के बजाय स्पेशल काइंड ऑफ शेप की इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रखी गई कि इस मैग्नेट की जो शेप बीच में जो होलो सा बना है पार्ट, उसके अंदर ये सारी की सारी डोनेट या क्या जो भी हमारी स्ट्रक्चर है, डिवाइस है, वो उसके अंदर फिट आ सके। तो इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे फ्लक्स रोड्स होती हैं, 2 कैविटीज लगी होती है, कैविटीज के अंदर हर बार एंट्री से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। बुक के अंदर ये भी शो किया हुआ है, आप ये करना चाहो ये कर लो, ये शो करना चाहो ये कर लो, दोनों एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है, बस वहाँ पे डोनट शेप नहीं दिखाई, उसके कैविटीज को दिखा दिया। ठीक है, जैसा भी आपको शो करना आप कर लेना। फिर यहाँ पे डोनट शेप, 2 कैविटीज रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से कनेक्ट किया, फ्लक्स रोड्स लगाई, शी शेप मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिला। तो जैसे इलेक्ट्रॉन बीम एंटर किया तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का एक काम तो रोलेज फोर्स देना यानी सर्कुलर पाथ को घुमाना, और दूसरा काम उसका ईएमएफ के अंदर चेंज या इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण एक्सिलरेट करना इलेक्ट्रॉन बीम को, उसकी वेलोसिटी को लगातार बढ़ाना। तो जब तक 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी तक ये इलेक्ट्रॉन ना पहुंच जाए तब तक तो मैग्नेटिक फील्ड को शुरू यूज करते रहे, रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स को ऑफ रखा। लेकिन जब हमारी वैल्यू 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में पहुंच गए तो फ्लक्स सोर्स ने क्या किया, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिवाइस के अंदर एंटर कर रही थी इलेक्ट्रॉन मैग्नेट्स के कारण, जिसमें भी इज परपेंडिकुलर टू बी ऑलवेज रहता है, तो उसको क्या करते हैं, सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को अब्सॉर्ब करके उसकी वैल्यू को एकदम से 0 कर दिया। तो जैसे इसकी वैल्यू 0 है तो कैविटीज को क्या कर दिया, रेजोनेंट जो आरएफ सोर्स से कनेक्ट किया हुआ था उसको ऑन कर दिया गया। तो इस बार भी अब एक तरीके से इस तरीके से रखा गया रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स को, जितनी बार भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रॉन आए उतनी बार वो सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन में रहे, मतलब उनकी वेलोसिटी हर बार बढ़े, घटनी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से कैविटी से कनेक्ट करके इलेक्ट्रॉन बीम्स की वैल्यू को V इज ऑलमोस्ट इक्वल टू C के बराबर पहुंचने के बाद उसको टारगेट पर स्ट्राइक करवा दिया जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इसकी वर्किंग, कल इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन और नेक्स्ट एक्सीलरेटर देखेंगे। मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल थोड़ी सी है। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे।